डॉक्टर विजय चौथाईवाला एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने राष्ट्र प्रथम के भाव को जिया है, इम्प्लीमेंट किया है। तो आज के डिस्कशन का जो थीम है राष्ट्र प्रथम, अगर उसका कोई उदाहरण गढ़ना हो या उदाहरण बनना हो तो ऐसा नाम है डॉक्टर विजय चौथाईवाले। ये बीजेपी के विदेश विभाग के इंचार्ज हैं, सौम्य हैं, संस्कारी हैं और समझदार दिखते हैं, पर वैसे हैं भी, ऐसा नहीं खाली दिखते हैं भी बहुत समझदार। ये फाउंडेशंस को बनाने में माहिर हैं, ये भारत को भारत बनाने का काम करते हैं, समाज और राष्ट्र के हित की चिंता करते हैं। उनसे बात करेंगे तो सबको बहुत सरल और सहज लगेगा और बहुत अच्छा लगेगा कि किसी अपने से बात कर रहे हैं, और अपने से बात करने का एक अलग मजा है, एक अलग आनंद है। अभी आपको बताया भी कि पीएचडी माइक्रोबायोलॉजी में किया, पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में किया और टोरेंट फार्मास्यूटिकल के आउटस्टैंडिंग और डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट रहे, वाइस प्रेसिडेंट रहे। 18 साल वहां पे काम किया और उसके बाद अचानक कई लाख रुपए महीने की सैलरी को छोड़ दिया और एक नया अपने लिए चैप्टर लिखा। तो मैं कई बार सोचता हूं कि वो क्या चीज थी जिसने इंस्पायर किया होगा कि पहले 275 प्लस टीम 2014 इलेक्शन से पहले और आज बीजेपी के विदेश विभाग में। तो डॉक्टर चौथाईवाले या विजय भाई, आप अपने मन को कैसे समझाते हो कि आज पहले इतनी सैलरी, इतना सब कुछ और आज कुछ भी नहीं? कैसे अपने मन को समझाते हो? कैसे? मन तो सवाल आपसे करता ही होगा ना। ऐसा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको मैं बहुत आभारी हूँ कि यहाँ मुझे बुलाया। कभी कभी ज़िंदगी में एक्सीडेंट्स होते हैं और कभी एक्सीडेंट्स अच्छे होते हैं, यही मैं मानता हूँ। और मैंने बहुत कुछ ऐसा प्लानिंग करके पॉलिटिक्स में आया, ऐसा नहीं था। जब मुझे पूछा गया कि भाई आप ये करना चाहते हो क्या, तो थोड़ा सा तो हिचकिचाहट थी मेरे मन में कि आगे कैसे होगा। पॉलिटिक्स में मैं उसके पहले था नहीं कभी, परंतु मैंने यही सोचा कि मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, कभी कभी एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है तो रिपीट करना पड़ता है। तो अगर ये भी सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मैं मेरे साइंटिफिक करियर में वापस चले जाऊँगा, ऐसी सोच के मैं आगे बढ़ा। और अभी एक दिन भी ऐसा 11 साल में आई हैड नॉट इवन अ मोमेंट ऑफ रिग्रेट ऑफ टेकिंग दैट डिसीजन। क्या बात है। तो आपके हैं 2014 में जो अब केंद्र में सरकार है वो तब आई नहीं थी, तब से काम करना शुरू किया, नौकरी छोड़ी और कह रहे हैं कि मुझे उसका रिग्रेट नहीं है। बहुत अच्छी बात है, पर ये जो 14 से लेके 26-12 वर्ष रहे, ये बहुत संघर्ष के वर्ष रहे। केंद्र सरकार ने अनेक योजनाओं पे काम किया और जो विदेश में काम किया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अपना काम करती है, भारतीय जनता पार्टी का विदेश विभाग अपना काम करता है। तो आपने जो सब नजदीक से देखा, जो आसान बिल्कुल भी नहीं रहा होगा। अभी अभी प्रोग्राम हुआ कुआलालंपुर में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी गए थे मलेशिया में, क्या जबरदस्त कार्यक्रम हुआ। और एक जो हम सब जानते हैं कि जो यूएसए में हुआ हाउडी मोदी, 22 सितंबर को 2019 को एनआरजी स्टेडियम ह्यूस्टन में टेक्सास में हुआ। तो उसके पीछे जो मेहनत, समझ और लगन लगी थी वो आपकी लगी हुई थी। थोड़ा मैं चाहूंगा कि हमारे बच्चों के साथ और जो आज इस हॉल में हैं उनके साथ आप अपना अनुभव शेयर करें। आसान तो बिल्कुल नहीं, भारत की छवि को बदल दिया विदेशों के अंदर, और उसके कोई अनसंग हीरो हैं तो डॉक्टर विजय चौथाईवाले का बहुत बड़ी समझ और लगन लगी हुई है उसके अंदर। मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए योगेश जी, एक तो मेरे मन में बहुत स्पष्टता है कि ये कोई मेरा क्रेडिट नहीं है, इतने सारे कार्यक्रम करना किसी एक व्यक्ति का से ये हो भी नहीं सकता। हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारे ब्रांड एम्बेसडर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। उनके लिए लोग आते हैं और उनके लिए लोग बहुत मेहनत भी करते हैं विदेश में भी। तो हम ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में वॉलंटियर्स उसमें महीनों तक काम करते हैं, तो ही ऐसे कार्यक्रम संभव होते हैं।
मैं मेरा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करता हूँ, कुछ चीज़ें करनी चाहिए, कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए ये बताने के लिए। परंतु जो लोकल वॉलंटियर्स है और अपने कार्यकर्ता है और मोदी जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होने वाले, ऐसा कुछ नहीं है कि वो सभी कार्यकर्ता भाजपा से निकले हुए हैं, परंतु एक राष्ट्रभक्ति और भारत प्रेमी वहाँ के जो लोग हैं उनकी बहुत कड़ी मेहनत के कारण ही ये सक्सेसफुल होते हैं कार्यक्रम। और मैंने करीब करीब 35-37 प्रोग्राम अभी तक अटेंड किए होंगे और सभी में यही दिखता है कि भारत के प्रति, मोदी जी के प्रति अपार प्रेम और श्रद्धा और आदर, और उसके लिए जो भी करने की आवश्यकता है वो सब करना। यानी कई मैंने ऐसे वॉलंटियर्स देखे, वो दिन भर अपना काम करते थे, फिर रात को शाम को घर जाके खाना खाकर कहीं एक जगह इकट्ठा आते थे, रात को 2-3 बजे तक काम करना, फिर घर जाना और फिर दिन भर ऑफिस में जाना। ऐसी साइकिल 1-1 महीना तक लोगों ने की है, तो ही इतने बड़े कार्यक्रम सक्सेसफुल हो सकते हैं, नहीं तो भारत के बाहर ऐसे कार्यक्रम करना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है सभी ये कार्यक्रमों का श्रेय उनके पास, उनके तरफ ही जाता है। पर आपका योगदान समझ ऐसे करीब करीब 35 बड़े प्रोग्राम विदेशों में किए हैं, देशों में किए हैं, पर एक मुझे लगता है कि आप बीजेपी की चिंता करते हैं, भारत की चिंता करते हैं, तो आपकी चिंता कौन करता है? कोई आपकी भी तो चिंता करता होगा, आपकी चिंता कौन करता है? नहीं, हमारी चिंता करने वाला तो मेरा भी कुछ एक संचित है, और पार्टी चिंता करती है, कई सारे लोग हैं जो मुझे बहुत सराहते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, वो चिंता करते हैं, तो मुझे उसकी बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अच्छा, आप अपनी चिंता तो करते नहीं हैं, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती आपको, ऐसा लगता है? क्योंकि जो राष्ट्र प्रथम का भाव है कि ये देश है मेरा, आपका जीवन मूल्य है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक अनसंग हीरो जो कि पर्दे के पीछे काम करता है, पर्दे के आगे काम करने वालों को तो बहुत प्रशंसा मिलती है, बहुत सारे लोग उनको जान भी जाते हैं। जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, लगातार काम करते हैं, 12-15 साल लगातार काम करना कोई छोटा कालखंड नहीं है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कोई पछतावा, कोई रिग्रेट, अरे ये कहाँ आ गया मैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, और उससे बिल्कुल अलग, यानी मैं हर दिन कोई एक नए अनुभव का मुझे प्रतीत होता है, नया अनुभव। ये मेरा जो रोल है उससे सबसे अच्छा पार्ट ऐसा है कि मैं कई सारे नए लोगों को मिलता हूँ दुनिया भर के, विच अदरवाइज आई वुड हैव नेवर मेट देम, और वो बहुत बड़े अकम्पलिश लोग हैं। मैं नाम नहीं लोगों का कहना चाहता हूँ, परंतु मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है, मिनिस्टर्स है, एक्स मिनिस्टर्स है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, अपने ज़िंदगी में उन्होंने बहुत कुछ किया है। ऐसे सैकड़ों लोगों से मैंने पिछले 12-15 साल में मैं मिला हूँ, और उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिलता है कि भाई अभी भी ज़िंदगी में बहुत कुछ करने जैसा है। और मुझे लगता है मेरे ये रोल का सबसे बड़ा जो मुझे फ़ायदा होता है या उसका मुझे बेनिफिट मिलता है वो यही है कि मैं मेरे से भी ज़्यादा कर्तृत्ववान कई सारे लोगों के साथ मिलते रहता हूँ और उनसे कुछ सीख सकता हूँ। आप तो साइंटिस्ट रहे हैं, इतने साल, 18 साल टोरेंट फार्मा में काम किया, और उससे पहले पीडीएफ किया, पीएचडी किया, इतना सारा समय साइंस में लगाया, तो क्या कभी डू यू मिस साइंस, या जो बीत गई सो बात गई? नहीं, ऐसा नहीं है, साइंस तो मेरा इट इज़ माई फर्स्ट लव इन द करियर, सो डेफिनेटली आई मिस साइंस। और मैं कई बार जो लैब में जाके कुछ एक्सपेरिमेंट करने का जो एक आनंद होता है उससे कोई देयर इज़ नो कंपैरिजन टू दिस। परंतु अभी भी मैं कुछ मात्रा में साइंटिस्ट के साथ इन्वॉल्व होता हूँ, यंग साइंटिस्ट इनोवेटर्स के साथ मैं बातें करता हूँ, कुछ लोगों के से मेंटरशिप भी करता हूँ। एक 2-3 साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स के एडवाइजरी कमिटीज़ में मैं हूँ, तो मैं वहाँ जाता हूँ तो मेरी क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ जाती है। तो मतलब साइंस पीछा छोड़ती नहीं है? साइंस पीछा छोड़ती नहीं है, छोड़ती नहीं है, बिल्कुल बराबर है। एक बार ये साइंस जिसकी जिंदगी में घुस जाए निकलती नहीं फिर आसानी से। या तो मैं उनसे पूछते रहता हूँ कि नया क्या हो रहा है। यहाँ बहुत सारे साइंस के स्टूडेंट बैठे होंगे, आपको खुश होना चाहिए, ये निकलती नहीं है एक बार आ गई तो। या अच्छा, एक बात बताओ विजय भाई कि आपने इतना सब कुछ किया जीवन में,
एक काम जो आप कभी करना नहीं चाहोगे जीवन में, ऐसा कोई काम आपको ध्यान आता है जो करना नहीं चाहोगे, बिल्कुल नहीं करना चाहोगे? मुझे लगता है कि मैं ऐसा कुछ काम नहीं करूंगा कि जिसमें मुझे सिर्फ रूटीन फिक्स्ड हो, जिसमें रूटीन फिक्स हो। फिक्स्ड हो ऐसा कुछ भी काम मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ। पर साइंटिस्ट का तो फिक्स ही होता है, सुबह गए कुछ एक्सपेरिमेंट किया, कुछ लेकिन किताब नया पढ़ी। एक्सपेरिमेंट तो रोज नया होता है। हाँ, एक्सपेरिमेंट नया रोज होता है। नया होता है और उसमें फेलियर्स होते हैं, चैलेंजेस आते हैं। सो एवरी डे देयर इज अ न्यू चैलेंज। सो आई गेट वेरी क्विकली बोर्ड बाय रूटीन एंड देयरफॉर एनीथिंग दैट कम्स वेरी मुंडेन वर्क आई वुड अवॉइड डूइंग। तो इसका मतलब आपको तो एआई से कोई चिंता करने की बात ही नहीं है। ऐसा ही बोलते हैं ना कि एआई से तो रिपीटेटिव वर्क वाले निकलेंगे, तो आपका तो काम पक्का है कि मतलब रिपीटेटिव तो चाहिए नहीं। जिसमें क्रिएटिविटी और इनोवेशन है, ऐसा कुछ भी काम मैं करूंगा। ये बताओ कि एक काम जो आप करना चाहोगे, मतलब एक तो नहीं करना चाहोगे, आपने कहा रिपीटेटिव नहीं करना चाहूंगा, तो एक काम जो करना चाहोगे आप? मैं फिर से लैब में जाना चाहूँगा। आप लैब में जाना चाहोगे? अगर ये तो होने वाला नहीं है विजय भाई। ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म छोड़ गई, कई सारे स्टेशन निकल गए, अब ये तो होने वाला नहीं है। ये तो इच्छा रह जाएगी, अगले जन्म के लिए रह गई अब इच्छा ये। अच्छा एक बात बताओ, मेरे को लगता है कि कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से जब देश की सेवा करता है, तो आपके जीवन में बहुत लोग आए, लेकिन सबसे इंस्पिरेशनल व्यक्ति जिसने आपके जीवन को बदलने का काम किया, यदि आपको नाम लेना हो और हमारे सब टीचर्स से, स्टूडेंट्स से शेयर करना हो, तो आप बताएंगे जिन्होंने आपके जीवन पे प्रभाव डाला, इंस्पिरेशन है आपकी वो? मैं दो व्यक्तियों का नाम लूँगा। एक तो डेफिनेटली अपने आज के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी है, और दूसरे व्यक्ति है जिन्होंने मेरे जीवन पर बहुत प्रभाव डाला, वो आरएसएस के थर्ड सरसंघ चालक बाला साहब देवरस जी। उनके जीवन का भी मुझ पर बहुत प्रभाव है, ऐसा मैं मानता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपकी इंस्पिरेशन है, ये तो ठीक है। एक बात बताओ, कभी उन्होंने आपको डांटा भी है? मतलब गुस्सा किया हो कभी? जैसे हमें तो कई बार यूनिवर्सिटी में एक दूसरे से डांट पड़ जाती है, तो आपको भी कभी डांट वगैरह पड़ी? ये हाँ, कभी कभी डांटा है, ये तो मैं नहीं बोलूँगा कि कभी नहीं डांटा, लेकिन उनकी डांट भी जो होती है वो एक कुछ बड़ी अचीवमेंट के लिए होती है। जैसे एक कार्यक्रम में मैं नया था, तो एक कार्यक्रम सोच रहा था उनके बारे में, उनका विदेश, तो मैं छोटा कार्यक्रम सोच रहा था, मुझे लगा कि बड़ा कार्यक्रम नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने कहा कि इतना छोटा मत सोचो, बड़ा सोचो। और फिर मैंने बड़ा सोचने का प्रयास किया और वो कार्यक्रम बहुत सक्सेसफुल हुआ। अगर वो मुझे उस समय नहीं टोकते तो मैं थोड़ा सेटिस्फाइड होके, क्विकली सेटिस्फाइड होके छोटा कार्यक्रम ही कर देता। तो उनकी जो डांट होती है वो बड़ा गोल, बड़ा ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए होती है, तो फिर बुरा नहीं लगता उस तो डांट बुरा से? नहीं लगता है। हाँ, अभी क्या है, भारत के प्रधानमंत्री ने एक संकल्प लिया कि 2047 में भारत विकसित राष्ट्र होगा, और ये उनका संकल्प पूरे भारत का संकल्प बना, आपका भी बना, मेरा भी बना, हम सबका बना। तो 2047 में आप कैसा भारत देखते हैं? विकसित भारत की इकोनॉमी की एक धारणा है, पैरामीटर हैं, फिक्स्ड हैं, साइज ऑफ इकोनॉमी, लेकिन आप वैसे कैसा भारत देखते हैं? वो कैसा भारत होगा 47 के अंदर, जब ये मेरे जो बच्चे सारे बैठे हैं, ये उस समय पॉलिसी पे होंगे, ये उस समय देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे होंगे, अच्छे अच्छे पदों पे होंगे, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं, तो आप क्या सोचते हैं, कैसा भारत देखते हैं? तो मैं तो अगेन बेसिकली साइंटिस्ट हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि 1947 के विकसित भारत में इनोवेटर्स का बहुत बड़ा रोल होगा। तो दिस कंट्री आई ड्रीम एज अ कंट्री ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और वो केवल इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप कोई एब्स्ट्रैक्ट साइंस के लिए नहीं होगा कि जो देश के सामान्य व्यक्ति को उपयोगी हो, ऐसे इनोवेशंस यहाँ की नई जनरेशन्स तैयार करे और वो वर्ल्ड क्वालिटी के हो और उससे सभी जनता को फ़ायदा हो। ऐसा एक इनोवेटिव कंट्री ऑफ इनोवेशन, जैसे आज इजराइल का नाम लिया जाता है कि इट इज़ अ कंट्री ऑफ इनोवेटर्स, वैसा ही भारत देश हो 1947 तक, ऐसी मेरी एक मन में इच्छा है। पर विजय भाई ये होगा कैसे? कई बार कई चीज़ें ऐसी हो रही है। अभी आप देखिए 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए, तब इंडिया में केवल 350-400 स्टार्टअप्स थे। आज करीब करीब 1.5 लाख स्टार्टअप्स है।
40 एक जिसको यूनिकॉर्न बोलते कि जिसकी मार्केट कैपिटल आज $1 बिलियन से ऐसी एक इंडिया से तैयार हुई है। तो भारत में आज इनोवेशन का एक बहुत बड़ा एक वेव हुई है और उसमें से कुछ फेल्यूर्स भी आएंगे और वो फेल्यूर्स बहुत नेचुरल प्रोसेस है, परंतु आज अपने यंग जनरेशन का रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत बड़ा है और मुझे लगता है ये बहुत अच्छी साइन है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं कि जिससे इनोवेशंस को बढ़ावा मिलता है, इनकरेज किया जाता है। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि भाई रादर देन बीइंग एम्प्लॉयर यू शुड बिकम एम्प्लॉयमेंट जनरेटर। सो ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी क्रांति और वेरी साइलेंट रिवॉल्यूशन भारत में हो रही है। एक बात बताएं कि जैसे राष्ट्र प्रेम का ये भाव बढ़े कैसे? अभी आज़ादी के 75 साल से ज़्यादा हो गए और अपनी चिंता करने वाले बढ़ गए, देश की चिंता करने वाले कम हो गए। कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए साइलेंट है कि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बनाया वो तो देश की चिंता करने वाले लोग थे, वो देश प्रेम से भरे थे, तो उन्होंने कोई आर्टिकल नहीं दिया इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में। वो माना कि ऐसा कभी होगा नहीं। पर आज इतने साल हो गए, 75 साल से ज़्यादा, अपना स्वार्थ इतना हावी हो गया कि देश की चिंता करने वाले कम हो जाएं, तो इसको बढ़ाएं कैसे? कोई आप इस बारे में थोड़ा बताएं। मैं थोड़ा सा डिफ़र करता हूँ आपसे। ये बात बराबर है कि लोगों को अपनी खुद की चिंता बढ़ गई है, परंतु आज ऐसे कई सारे लोग हैं, कई सारे युवा भी हैं कि जो देश प्रेम से अपने अपने कम्युनिटीज़ में काम कर रहे हैं, छोटी छोटी सामाजिक संस्थाओं से साथ जुड़े हैं और कुछ तो भी सोशल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की संख्या बढ़ना ये आज की आवश्यकता है। और जो जिसको मैं बिलो द रडार बोलता हूँ कि जो लोग आज बिलो द रडार काम करते हैं उनको दुनिया के सामने लाना, जिसके कारण बाकी सबको ये इंस्पिरेशन मिले कि राष्ट्र प्रथम है और मेरा खुद का जो स्वार्थ है वो सेकेंडरी है। ये अगर भाव सबके मन में आया तो मुझे लगता नहीं कि ये बहुत बड़ा काम है। अच्छा एक बात बताओ विजय भाई, अगर बीजेपी में ना होते तो कहाँ होते? अब ऐसा हो सकता है ना कि आप बीजेपी मन बदल जाए, बीजेपी में नहीं होते तो कहाँ होते? मोस्ट प्रॉब्ली साइंटिस्ट होता मैं। नहीं, और किसी पॉलिटिकल पार्टी में भी जा सकते थे, ऐसी क्या बात नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। बीजेपी ये मेरी फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी एंड लास्ट पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा, पहली और आखिरी? आखिरी है। अच्छा चलो, अगर आप पॉलिटिक्स छोड़ने का सोच लो, किसी दिन आइडिया आ जाए कि बहुत हो गया, मैं अब राजनीति नहीं करना चाहता, तो आप फिर क्या करना चाहोगे? व्हाट नेक्स्ट? क्योंकि और किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाओगे नहीं। तो मेरे पास 2-3 अल्टरनेट करियर ऑप्शंस है। एक तो मैं कॉफ़ी शॉप खोलूँगा। क्या बात है, कॉफी शॉप खोलेंगे विजय भाई? मुझे ये तो न्यूज़ है सबके लिए। तो मैं दुनिया भर में जाता हूँ तो वहाँ की लोकल कॉफ़ी लेके आता हूँ अभी भी। और मैं कॉफ़ी का एक अच्छा कलेक्टर हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। और तो एक मेरा पैशन है कि कभी एक वेरी निश कॉफ़ी शॉप में ओपन करूँ। पर कहाँ पे खोलेंगे? स्कॉटलैंड में खोलेंगे या शिमला में खोलेंगे या ऊटी में खोलेंगे? खोलेंगे कहाँ? नहीं, भारत में ही कोई करेंगे, पता नहीं कहाँ। थोड़ा ठंडा मौसम होना चाहिए। हाँ, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। आजकल तो मैं अभी बीच में नागपुर गया था, तो नागपुर में इतना बड़ा कॉफ़ी कल्चर हो गया है। नागपुर इज अ वेरी, पर नागपुर गर्म है। गर्म है, फिर भी बहुत कॉफ़ी कल्चर हो गया। हाँ हाँ, पूरा आजकल अहमदाबाद में भी, जहाँ मैं इसके पहले रहता था, वहाँ भी अभी कॉफ़ी की क्रेज़ बहुत बड़ी है। तो यंग जनरेशन में कॉफ़ी का बहुत बड़ा क्रेज़ है। मुझे लगता है बहुत अच्छा मार्केट है उसके। ऐसा है कि हम में से कुछ लोग इंस्पायर होकर खोलें। विजय भाई को मौका तो मिलने वाला नहीं है कॉफ़ी शॉप खोलने का। ठीक है, अच्छा विचार है कि कॉफ़ी शॉप खोलेंगे, अच्छी बात है। दूसरा करियर मेरा ऑप्शन है कि मैं इंटरनेशनल टूरिस्ट गाइड बन सकता हूँ। इंटरनेशनल टूरिस्ट गाइड, क्या बात है विजय भाई। बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, आप आंसर कुछ भी कर सकते हो, कि सुबह की शुरुआत किससे करते हो? किताब से, चाय से या कॉफ़ी से? सुबह की शुरुआत तो चाय से होती है और व्हाट्सएप से होती है आजकल तो। हाँ हाँ, अच्छा, चाय और व्हाट्सएप से होती है, बहुत अच्छी बात है। किसी झगड़े वगड़े से नहीं होती? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई। टाइम ही नहीं मिलता झगड़ा करने का टाइम ही नहीं मिलता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बात बताओ, आपने इतने साल टोरेंट फार्मा में काम किया एज ए साइंटिस्ट, तो वहाँ के काम करने के एक्सपीरियंस से एक सबक जो आपको लगता है आज भी आपके साथ है और राजनीति में भी उसका फायदा होता है, एज ए साइंटिस्ट जो आपने किया और आज राजनीतिक जीवन में भी उससे फायदा आता है? मुझे लगता है परसिवियरेंस इज़ अ क्वालिटी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी सक्सेस। और टोरेंट फार्मा ने मुझे अपॉर्चुनिटीज़ भी दी और उसके कारण मैं मेरी जो
लाइकिंग्स थी, मेरा जो रिसर्च का डोमेन था उसमें परस्यू कर सका, एंड द सेम थिंग इज अप्लाइड व्हेन आई केम टू पॉलिटिक्स। इसके कारण ही जो भी थोड़ा बहुत मैं काम कर सका हूँ उसमें परसिवियरेंस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ऐसा लगता है मुझे। मुझे एक ना घटना याद आ रही है, सबसे शेयर करता हूँ कि जब ये विजय भाई ने बीजेपी ज्वाइन करी 275 प्लस, तो मैं इनको अहमदाबाद में मिला और मैंने इनको पूछा कि ये क्या कर लिया आपने, ना कोई पैसा मिलने वाला है, इतनी फ्रस्ट्रेशन है। 14 के बाद तो बहुत सारे लोग आ गए, वो तो अलग बात है, पर ये बात है 14 से पहले की। इतना बड़ा रिस्क ले लिया आपने, क्या मतलब क्या कैसे किया? इन्होंने जो जवाब दिया ना वो मेरे मन को छू गया। इनको शायद ध्यान नहीं होगा, मैं वैसे याद दिलाता हूँ। इन्होंने कहा कि मेरा जन्म शायद इसी तरह से इस काम करने के लिए हुआ, देश की सेवा करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। ऐसी बात इन्होंने उस समय कही। आप उस समय वडोदरा में थे? मैं बड़ौदा वाइस चांसलर था उस समय। अच्छा, एक बात बताइए कि डेटा आजकल क्या है, डेटा की बात सब करते हैं, और राजनीति में भी क्या है कि बहुत सारे डेटा एनालिटिक्स की कंपनीज आ गई हैं, सब करती हैं। तो ये बताइए कि डेटा ज़्यादा महत्वपूर्ण है या इंट्यूशन? मुझे लगता है असली राजनेता इंट्यूशन से काम करता है। डेटा हेल्प्स हिम और हर टू वैलिडेट हिज हाइपोथेसिस, लेकिन सिर्फ डेटा अगर होता तो डेटा एनालिस्ट पॉलिटिशियंस बन जाते, तो चुनाव भी जीत जाते डेटा वाले, जीत जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पीछे जीत नहीं पाए, कई डेटा वाले चुनाव नहीं जीत पाए। एक्चुअली उदाहरण देने वाला था कि मैंने प्रशांत किशोर जी 2014 में बीजेपी के साथ थे, प्रधानमंत्री मोदी जी के सलाहकार थे, और इतना डेटा वो चर्न करते थे। मैंने खुद देखा है उनको बहुत बड़ा डेटा ग्राफिक्स करते हुए, लेकिन वो जब खुद चुनाव में गए तो फेल हो गए। तो एनालिटिक्स इज यूजफुल, आई एम नॉट डिनाइंग देयर इम्पॉर्टेंट, बट अल्टीमेटली पॉलिटिकल इंट्यूशन इज दैट व्हाट मैटर्स द मोस्ट। विचारधारा ज्यादा महत्वपूर्ण है या परिणाम, रिजल्ट कैसे भी आए? नहीं, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। कभी प्रायोरिटी विचारधारा पे होनी चाहिए, कभी प्रायोरिटी आउटकम्स पे होनी चाहिए। केवल बहुत आइडियलिस्ट हो, लेकिन आज अगर देश तैयार नहीं है, समाज तैयार नहीं है उस आइडियोलॉजी को कंप्लीटली अडॉप्ट करने के लिए, तो हमको प्रैग्मेटिक होना पड़ता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ, भाजपा 370 कलम हटाने की बात 1960 से कर रही है। हर मैनिफेस्टो में आप भाजपा का देखेंगे 1980 के बाद हर बार लिखा है कि हम 370 हटाएंगे, लेकिन 370 हटाने का काम हुआ 2022 में। अगर उस समय हम उसी पर जिद पर हट जाते तो हम जनता पार्टी की सरकार नहीं बना सकते थे, हम कोalition गवर्नमेंट नहीं बना सकते थे। तो ये है, प्रैग्मेटिज्म इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, बट हमारी जो दृढ़ श्रद्धा जो है, वैचारिक श्रद्धा, वो एक ना एक दिन हम वो इसको करके दिखाएंगे। ये एक वैचारिक अधिष्ठान भी होना चाहिए। आप भारतीय जनता पार्टी का विदेश विभाग देखते हैं, तो ये बताएं कि एक देश जिससे भारत को गहराई से जुड़ना चाहिए, जुड़ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे वो एक अलग बात है, लेकिन भारत को जुड़ना चाहिए, एक देश जो आपको लगता है? मुझे लगता है कि इज़राइल इज़ वन कंट्री, और इज़राइल के साथ हमने थोड़ी देरी की जाने में। आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी इज़ द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट इज़राइल, नो वन हैज़ गॉन देयर। और उसके पहले जब माननीय अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे, तब इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर पहली बार भारत आए, एरियल शेरॉन। तो जनरली आपने देखा होगा कि एक बार उनके देश से आते हैं तो हमारे देश के रेसिप्रोकल विजिट होती है, परंतु यूपीए के गवर्नमेंट में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के गवर्नमेंट ने कोई भी, डॉक्टर मनमोहन सिंह नेवर विजिटेड इज़राइल। इसके कारण भारत और इज़राइल के बीच में एक संबंधों में दूरी आ गई थी, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने फिर से की। और अभी भी मुझे लगता है कि इज़राइल से हम कई सारी चीज़ें, नॉट ओनली अबाउट इनोवेशन बट अबाउट एग्रीकल्चर, क्योंकि वहाँ 3 इंच 4 इंच साल का बारिश है, बट फिर भी दे आर डूइंग एक्सेप्शनली गुड इन एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, डिफेंस ऑफ कोर्स। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं कि जिसमें हम बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन अभी भी कर सकते हैं। सब लोग सहमत हैं इस बात से? इजराइल, जरा ताली बजाइए अच्छे से। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बताओ कि एक देश जिससे हम जुड़ना ही नहीं चाहिए, चाहे सरकार चाहे, लेकिन देश जुड़ना नहीं चाहिए, कोई ऐसा देश? नहीं, ऐसा तो कोई देश हो नहीं सकता, क्योंकि जो डिप्लोमेसी में कहते हैं कि देयर इज़ नो परमानेंट फोर्स, देयर इज़ नो परमानेंट एनिमी, देयर इज़ नो परमानेंट फ्रेंड, ओनली परमानेंट इज़ अ सेल्फ इंटरेस्ट। तो अगर सेल्फ इंटरेस्ट के लिए किसी भी देश के साथ हमको जुड़ना पड़े
तो वो एक आउट ऑफ कंपल्शन भी हमने जुड़ना चाहिए। आपने पॉलिटिकल करेक्ट आंसर दे दिया कि बिल्कुल। अच्छा, किताब या पॉडकास्ट, क्या प्रेफर करते हैं, किताब या पॉडकास्ट? पॉडकास्ट। पॉडकास्ट। एक किताब जिसने आपकी सोच बदली हो, कोई नाम लेना चाहेंगे? इतने साल हो गए आपको भी सामाजिक जीवन में। मैं लंदन बिजनेस स्कूल में एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम के लिए गया था, तो उसमें जो हमारे फैकल्टी थे, प्रोफेसर थे रॉबर्ट गॉफी करके, उनका एक बहुत अच्छा किताब है। आप जो लोग लीडरशिप की तरफ थोड़ा ध्यान आकर्षित, खुद को इंटरेस्ट मानते हैं, उन लोगों ने वो पढ़ना चाहिए। उसका टाइटल ही ऐसा है, हाउ कैन यू लेड बाय समवन। तो ये एक है कि भाई व्हाई समवन शुड एक्सेप्ट यू एज अ लीडर एसेंशियली। और वो किताब से, और उनका एक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में उसी नाम का टाइटल का एक पेपर भी है, बहुत हिस्टोरिकल पेपर है वो। मुझे लगता है कि वो किताब ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। आपने लीडरशिप की बात की, तो लीडरशिप का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या समझते हैं आप? मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी विजन सामने रखना फॉलोअर, और वो विजन को एग्जीक्यूट करने के लिए एक मिशन बनाना, ये लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। विजय भाई, मैं 4 शब्द बोल रहा हूं आपको। एक कम्युनिकेशन, एक कमिटमेंट, एक कंपैशन और करेज। ये 4 शब्द हैं। एक लीडर में मतलब कौन सी चीज है वो एसेंशियल है, और कौन सी चीज अगर नहीं होगी तो लीडर बहुत ही बर्बाद लीडर होगा। आप कोई एक चीज, इसमें चारों इंपॉर्टेंट हैं, कमिटमेंट, कम्युनिकेशन, कंपैशन एंड करेज। मुझे लगता है कमिटमेंट कमिटमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एक चीज अगर मिसिंग है तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। कम्युनिकेशन। कंपैशन नहीं? ना, कंपैशन, सी देर इज very good concept, even they call it as a tough empathy कि empathy सिर्फ होने से चले। there is a difference between wants and needs। बहुत compassion से काम करेंगे तो हम सभी को संतुष्ट करने में ही जुट जाएंगे। कभी कभी लीडर को टफ भी होना पड़ता है, जैसा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जब जीएसटी लगाया या डिमोनेटाइजेशन किया, तो दे वेर नॉट पॉपुलर डिसीजंस। तो लीडरशिप इज नॉट अ पॉपुलैरिटी कॉन्टेक्स्ट, कभी कभी टफ रहना पड़ता है। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 साल का कार्यकाल इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि हाउ लीडरशिप शुड बी एंड कैन बी। लॉन्ग फ्लाइट में क्या करना पसंद करते हैं आप? स्लीप, मूवी और पॉलिसी पेपर पढ़ना? मैं तो मेरा नॉइज कैंसलिंग ईयरबड्स लगा के अच्छा म्यूजिक लगाता हूँ और सो जाता हूँ। सो जाते हैं। तो म्यूजिक का आपको बहुत शौक है। मन्ना डे पे आपने बहुत रिसर्च कर रखी है, थोड़ा बताइए ये राष्ट्र प्रथम और म्यूजिक आपस में कैसे जुड़ता है? ये मन्ना डे के स्पेशलिस्ट हैं, थोड़ा बताइएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे बॉलीवुड पुराने सॉन्ग्स का बहुत शौक है। मेरे एक्चुअली मोबाइल पे करीब करीब 500-700 सॉन्ग्स हो गए, जिसमें क्लासिकल भी है, हिंदी भी है, मोस्टली भी है, कुछ संस्कृत स्तोत्र है, कुछ इंग्लिश भी है। तो मुझे सुनने के लिए सबसे अच्छा टाइम तो फ्लाइट में मिल जाता है, 7-8 घंटा है। अभी आज रात को भी मैं जाऊंगा तो यही करूंगा। हाँ हाँ। तो और मेरी याददाश्त भी अच्छी है, तो मुझे कई सारे गाने याद भी है। तो अंत्याक्षरी में मैं कई बार लोगों को चैलेंज करता हूँ कि भाई मेरे साथ अंत्याक्षरी खेलो। हाँ, मैं जीत के दिखाऊंगा। हाँ, तो भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई है जो इनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेगा, तो हम बाद में कभी अंताक्षरी कराएंगे इनके साथ में बुला के। तो बहुत अच्छा लगेगा कि कोई अगर कोई चैलेंज करने को वाला होगा तो बताइएगा, बाद में नाम दे दीजिएगा। अच्छा, अभी यहाँ देखिए कितने सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, बिल्कुल यंग बच्चे हैं। अगर आप इतने यंग होते, वैसे आप यंग ही हैं, वैसे तो यंग ही है, जो आदमी पॉजिटिव है, काम कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो यंग ही है। पर चलिए 18-19 साल के बच्चे होते, मैं एज डिफाइन कर रहा हूँ, तो और दिल्ली यूनिवर्सिटी कहती है आपको कि आपका हर विषय में एडमिशन हो सकता है, तो आप क्या पढ़ना चाहते हैं? पॉलिटिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी या कोई और सब्जेक्ट? और एक और, मैं नो स्ट्रिंग अटैच, पेरेंट्स का कोई प्रेशर नहीं आपके ऊपर, कुछ भी ले सकते हो। पेरेंट्स कह रहे हैं बेटा तू जो मर्जी ले, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारी तो प्रॉब्लम पेरेंट्स कर देते हैं। आप बताएं क्या करना चाहते हैं? ये तो टफ सवाल है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं म्यूजिक ज्वाइन करता। म्यूजिक? हाँ, क्या बात है कि म्यूजिक फैकल्टी यहाँ बैठी हो तो वो तो बहुत खुश होगी। देखो, एक बायोटेक्नोलॉजी का साइंटिस्ट और आज पॉलिटिक्स में इतना भारी योगदान देने वाला व्यक्ति म्यूजिक, ये ताकत है म्यूजिक की।
बहुत अच्छी बात है। बहुत म्यूजिक ही लेते जी पक्का? पक्का 100%। तो उसमें क्या करते, गीत गाते या बजाते? नहीं, कोई मैं इंस्ट्रूमेंट सीखता। इंस्ट्रूमेंट सीखते। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। विजय भाई, मैं आपसे ना कुछ सवाल पूछूंगा। इस अभी तक तो मैं बात कर रहा था, आपको एक आंसर देना है मुझे, हैं? आज की भारतीय जनता पार्टी की पहचान सबसे अधिक किससे है? लीडरशिप, करिश्मा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ, आइडियोलॉजिकल नैरेटिव? और फिर आंसर के साथ में ये भी बताना कि क्यों। नहीं, मुझे लगता है कि आज की जो भारतीय जनता पार्टी है ये इज़ अ राइट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फोर। नहीं नहीं, एक लेना है। लेकिन अगर उसमें से एक चुनना है तो फिर लीडरशिप इज द। बहुत बढ़िया, लीडरशिप कर। यस। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के लिए आप किसको चूज करना चाहेंगे? ऑप्शन हैं आपके पास, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। ये तीनों बहुत अच्छे हैं और तीनों वंदनीय है, परंतु प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाजपा को जो नया स्वरूप दिया है, 18 करोड़ मेंबर्स हुए हैं और इतने सारे देश राज्यों में हमारी सरकार चल रही है और भाजपा की सरकार पिछले 12 साल से कंटिन्यूस चल रही है, इसके लिए मैं इसका श्रेय मोदी जी को ही दूंगा। मोदी जी को देना चाहेंगे, बहुत अच्छी बात है। मास कनेक्ट, या पहले उससे पहले पूछता हूं, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, 3 नाम। अमित शाह, अश्वनी वैष्णव, नितिन गडकरी। अगेन चॉइस करना है तो अमित शाह जी का। अमित शाह जी को चॉइस करेंगे। यहां बैठे बहुत सारे लोग यही चॉइस करेंगे। हैं? बहुत बढ़िया। मास कनेक्ट, एक और है कि मास कनेक्ट, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। नहीं, ऑफ कोर्स नरेंद्र भाई। क्या बात है, बहुत बढ़िया है। विजय भाई, अगर 5 साल आपको मिले कि राजनीति के 2-3 चीजें जो हैं आपके पास फ्री हैंड है प्राइम मिनिस्टर का, कि आप कुछ भी कर सकते हो, कोई पॉलिसी बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई रोकेगा नहीं आपको, तो क्या करना चाहोगे? मतलब विदेश विभाग नहीं, अभी ओवरऑल भारत के लोगों के वेलफेयर के लिए कोई ऐसी 2-3 चीजें जो आप करना चाहोगे जिसमें राष्ट्र प्रथम का भाव भी आए, ताकि मैं ऑडियंस से क्वेश्चन पूछूंगा इसके बाद में। मुझे लगता है कि अभी भी अफोर्डेबल हेल्थ केयर में करने जैसा बहुत कुछ है और कई सारे अपने लोग, कई सारी अच्छी स्कीम्स भी आई है, उससे कुछ ये गैप कम हुई है, परंतु अभी भी हेल्थ केयर सेक्टर में करने जैसा बहुत कुछ है और मेरा उसमें इंटरेस्ट भी है। अफोर्डेबल हेल्थ केयर और शिक्षा, इसमें से अगर आपको चूज करना पड़े, वैसे तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्या फिर अफोर्डेबल हेल्थ केयर? हाँ, मैं फिर भी अफोर्डेबल हेल्थ केयर में। अच्छा, आप में से कौन सवाल पूछना चाहें? हाँ रजनी जी, कोई माइक दीजिएगा। ऑडियंस में दीजिए। सवाल सब लोग छोटा रखेंगे ताकि आंसर बड़ा मिले। विजय भाई, आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी, जो आपने बोला कि 35 बहुत अच्छे कार्यक्रम विदेश में हुए, उसमें कितना रोल मोदी जी की करिश्मा का था या कितना रोल ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी का था कि इतने अच्छे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर सके? दूसरी बहुत छोटी सी बात, जब आप कैफे खोले तो मुझे भी नौकरी जरूर दे दीजिएगा। वो भी आपके साथ काम करेंगे कैफे में। कॉफी का मुझे भी बहुत शौक है, इसलिए इनके पड़ोस में हम कॉफी, एक कैफे आप खोल लेना। नहीं, मैं वही नौकरी करना चाहूँगी। पार्टनरशिप में करेंगे। लेकिन पहला ही सवाल का मिस बिल्कुल अनडिस्प्यूटेड आंसर है मोदी जी का करिश्मा। बाकी सब ठीक है, उसके लिए ज़रूरत होती है ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी, लोगों का मोबिलाइजेशन वगैरह। मुझे याद है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, आपको पता है कि कभी कभी उस देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी ये कार्यक्रम में आ जाते हैं। जैसा अभी मलेशिया में, कोलमपुर में मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर भी आए थे। तो ये इनके बारे में नहीं है, मलेशिया के बारे में,
किसी एक कार्यक्रम में एक राष्ट्र प्रमुख ने ऐसा पूछा हमको कि भाई आपने इतने सारे लोग जमा किए, तो उसमें से कितने लोग मैं आ रहा हूँ इसलिए आए हैं। तो फिर हमने उनको कहा कि ऐसा है कि आप आने के जो हमने अनाउंसमेंट की उसके पहले हमने रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया था, क्योंकि हमारी जो कैपेसिटी वो वैसे ही फुल हो गई थी। तो ये मैं बहुत नम्रता से लेकिन स्पष्टता से कहता हूँ कि लोग आते हैं मोदी जी को सुनने के लिए। सर एक सवाल मेरा, माननीय कुलपति हाँ महोदय। जी, हाँ पूछिए। प्रोफेसर निरंजन हिंदी विभाग के प्रोफेसर हैं। विजय भाई, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है थोड़ा ऊपर कर लेंगे तो आवाज अच्छी आएगी। विजय भाई, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है 2047 का विकसित भारत। क्या 3 चुनौतियां आप देखते हैं? चुनौतियाँ विकसित भारत के साकार होने में 3 चुनौतियां। नहीं, अगर ऐसा है कि अगर चुनौतियाँ नहीं होती तो ये ध्येय इतना लंबा होता ही नहीं। अभी भी आज से हम 20 साल की बात कर रहे हैं, तो चुनौतियाँ कई है। मुझे लगता है कि अब आज देश में जो आखिरी पायदान में खड़े हुआ जो व्यक्ति है उसका जितना जल्दी से जल्दी हम उत्थान कर सके और उसको मेन स्ट्रीम में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में, हेल्थ स्टेबिलिटी में, एजुकेशन का ये देंगे, उतना जल्दी हम ये कर पाएंगे। और मुझे लगता है यही सबसे बड़ी चुनौती है। मतलब सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और तकनीकी रूप से कौन 3 हर्डल्स हैं जो विच कैन? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, टेक्नोलॉजी इज़ ऑलवेज एनेबलर and I strongly believe it, and the way technology has been used by this government of Prime Minister Modi is it is unprecedented. But technology भी change हो रही है continuously, जैसे AI का अभी जिक्र हुआ। तो how we can quickly adopt this technology and use it for the betterment of common man, that is going to define the success or failure of that technology. मेरे ख्याल से जो स्टूडेंट्स बैठे हैं वो पूछिए ना। आप लोग बहुत ब्राइट हैं, ब्राइट माइंड्स हैं। वैसे सामने वाले भी हैं पर आप ज्यादा हैं। बताइए, आगे आके भी पूछ सकते हैं जो बच्चे पूछना चाहते हैं। हाँ, अपना नाम बोलिएगा और फिर। नमस्ते सर, माई सेल्फ शुभांगी क्षितिजा सौरभ। सर, 2014 के बाद हम लोग इंडिया में एक नैरेटिव चेंज देखे, जो हम लोग के अंदर कॉन्फिडेंस आया पूरे सारे लोगों में, और हम लोग के अंदर ये फील आया कि हम लोग हिस्ट्री रिक्लेम करेंगे, विल बिकम अ रीडेवलप्ड नेशन। हम लोग अपना जो विश्व गुरु वाला पेडेस्टल है उसको वापस से अचीव करेंगे। सर, आप फॉरेन डायस्पोरा में काम कर रहे हैं, आप इंडियन डायस्पोरा के लोगों के साथ काम करते हैं, तो सर फॉरेन में ये चेंज कैसे दिखा, ये स्विफ्ट कैसे आया उनके अंदर? अब वो कॉन्फिडेंस आ गया वापस से, मतलब जो इससे पहले वाले गवर्नमेंट में शायद कम था, थोड़ा कम था, अब हम लोग इसको एक बहुत ही अच्छे चरम पे देखते हैं। अब हम लोग सब विकसित भारत ठीक है, ठीक है। हाँ विजय भाई, देखिए, इंडियन डायस्पोरा इज ऑलवेज वेरी सक्सेसफुल डायस्पोरा इन दैट कंट्री। डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, बिजनेसमैन है, बड़े बड़े बिलियनर्स है, अभी कई सारे कंपनीज के CEO है। तो ये एक बेस अच्छा था ही पहले से। प्रधानमंत्री मोदी जी आने के बाद ये हुआ कि उसको एक जोड़ने वाला फोर्स मिल गया प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम से, और एक नई आइडेंटिटी मिली। जैसे हम कहते हैं कि इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू अभी बढ़ गई है। लोग अभी भारत के भी, आप टूरिस्ट जब बाहर जाते हैं तो वहाँ इमिग्रेशन ऑफिसर भी आपकी तरफ एक थोड़ा आदर से देखता है, पहले जैसा कंटेम्प्ट से देखता था। तो ये जो बदल हुआ है उसके कारण मोदी जी ने जो पूरे अपना बिखरा हुआ डायस्पोरा था उसको एक नई आइडेंटिटी दी और नए सबको जोड़ने में बहुत सक्सेसफुल हुए, और इसके लिए अभी वो मोर विजिबल हो रहा है। और मैं ऐसे कई सारे एग्जांपल्स दे सकता हूँ कि मोदी जी के कारण वहाँ के डायस्पोरा को रिकॉग्निशन मिला है, और ये मुझे लगता है सबसे बड़ा बदल पिछले 10 साल में हुआ है। बहुत अच्छा। हाँ, स्टूडेंट पूछे कोई, हिम्मत मारो ना। Vijay sir, so your department in the political party has been quite successful, as I can see in... नाम बता दीजिएगा। Oh, okay. I'm Priya Sharma. I teach political science in Lady Shri Ram College. So it has been quite successful in leading what I say political party to political party diplomacy, because we have G2G diplomacy, we have people to people diplomacy. So
But on a scale of 10, how much would you rate the effort? But it's for everyone to see, and we can see the success of it. But if you have to rate your work, how much would you rate it as? Miss, if I want to be generous with myself, I will say 6.5. But practically, I am saying that it is 5.5 out on the scale of 10. क्योंकि अभी बहुत कुछ करने जैसा है. बहुत बढ़िया. हाँ जी, आ जाओ, बताओ, पूछो बेटा, नाम बताइए अपना. नमस्कार सर, मेरा नाम श्रेयस वाजपेयी है. मैं पत्रकारिता का छात्र हूँ दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से. अभी जैसे कि आपने कहा कि आपका संगीत में भी बड़ा दिलचस्पी थी, तो कोई ऐसा गाना या कोई ऐसे शब्द जिसके थ्रू आप आजकल के पॉलिटिकल सिनेरियो को अगर बयां करना चाहें तो वो क्या होगा? मीन्स पॉलिटिक्स इज़ अ वेरी बिग स्पेक्ट्रम, लेकिन मैं अगर राहुल जी के बारे में कहूँ तो मोहम्मद रफ़ी का एक बहुत पुराना गाना है, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया. बहुत बहुत धन्यवाद सर. थोड़ा भाजपा के बारे में भी कुछ है कि तो सुना दीजिए. भाजपा के बारे में तो बहुत पॉजिटिव सॉन्ग्स है, वो कभी बहुत बाद में सारे, ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं. हाँ, बहुत अच्छी बात है. हाँ जी, लास्ट 2 क्वेश्चंस. हाँ जी सतीश जी, आप पूछिए. दे दीजिएगा. ये सबसे बड़ी मेरे लिए एक खुशी की बात मैं महसूस कर रहा हूँ कि विजय भाई जी, आप इतने बड़े बड़े पोजीशंस पर रहते हुए भी संगीत से जुड़े हुए हैं, और संगीत से इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं कि इसके अलावा यदि कुछ आपको करने के लिए हमारे वर्दी वीसी साहब ने पूछा तो आपने कहा जी मैं तो संगीत के उसमें जाना चाहूँगा. तो क्या आज की इस ऑडियंस के लिए आप कुछ हमारे लिए कुछ गुनगुना पाएंगे? मैं भी उससे जुड़ा हुआ हूँ उस विधा से, और संगीत जो है वो औषधि है जीवन के लिए. और क्या हमारी इस अगस्त ऑडियंस के लिए आप कुछ 2 लाइन भी गुनगुना देंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ा. नहीं, मैं सुनने वाला हूँ, गाने वाला नहीं हूँ. मैं गाने गाऊंगा तो सब लोग भाग जाएंगे, इसलिए इट इज बेटर टू. ठीक है, अवॉइड. ठीक है, थैंक यू. लास्ट क्वेश्चन सर. हाँ बेटा पूछो. सर नमस्कार, मेरा नाम राहुल राज है. सर, भारतीय जनता पार्टी से आप बिलोंग करते हैं और उनका मेन एजेंडा 370 हटाना, ट्रिपल तलाक को हटाना, इसके बाद राम मंदिर बनाना. क्या 2047 तक हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनता देख सकेंगे सर? चलिए, छोड़ दीजिए. मैं संघ का स्वयंसेवक मैं भी हूँ, और संघ कहता है कि इट इज ऑलवेज अ हिंदू राष्ट्र, इसलिए कुछ नया कुछ बनाने की जरूरत नहीं है. हाँ बेटा पूछो. नमस्ते सर, मेरा नाम शौर्य है और मैं शहीद भगत सिंह कॉलेज से पॉल साइंस में अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, बैचलर्स की पढ़ाई कर रहा हूँ. सर, जैसे आपका भी बहुत इंटरेस्ट रहा है पॉलिटिक्स में, पहले आप साइंस के स्टूडेंट रहे थे, फिर आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, तो वी एज यंग लीडर्स अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अगर हम भी इंटरेस्ट रखते हैं पॉलिटिक्स में, तो क्या हमारे लिए ये चीज़ पॉसिबल है कि हम पढ़ाई के साथ साथ उसे कर सकें, या वो क्या सही रास्ता होगा कि हम अपने मम्मी पापा के उस टेंशन को कि पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा, वो भी मैनेज होता रहे और हमारा ये जो दूसरा एम है वो भी साथ साथ चलता रहे? मुझे लगता है ये पॉसिबल है, और आज का पॉलिटिक्स ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है. लेकिन जो कहते हैं कि यू कैन नॉट लर्न स्विमिंग बाय रीडिंग अ बुक ऑन स्विमिंग, तो आपको उसमें कूदना पड़ेगा और आपको उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, ज़मीन से जुड़ना पड़ेगा. लेकिन ये बहुत पॉसिबल है और उसमें सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा है. बहुत अभी जैसे हमारे अध्यक्ष जी आज के देखिए नितिन नवीन जी, 20 साल की उम्र में उन्होंने वो पहली बार चुनाव लड़े अभी, और अभी एट द एज ऑफ 45-46 ही इज़ द नेशनल प्रेसिडेंट. बीजेपी इज़ द ओनली पार्टी विच कैन गिव सच अपॉर्चुनिटीज़. ये भी मैं कहूँगा. सर रवि है. नमस्कार महोदय, मेरा नाम अंजलि सेन है. मैं विवेकानंद कॉलेज पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की छात्रा हूँ. महोदय, मेरा आपसे प्रश्न है कि आपने बात करी विकसित भारत की और बहुत सारी नीतियों की, लेकिन आजकल हम अपने चारों ओर इतने अपराध, बलात्कार और इतना साइबर क्राइम ये सब देख रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इन सारी चीज़ों पर हम कैसे इनका समाधान करें जिससे विकसित भारत की ओर जो हमारी यात्रा है वो और तेज़ हो जाए? धन्यवाद.
आप बताइए 2-3 क्वेश्चन साथ एक में क्वेश्चन और आप बोल दीजिए क्वेश्चन अपना, बस फिर खत्म कर रहे हैं। Greetings, sir. My name is Avni Agarwal. I'm from Delhi School of Journalism. So my question is that in Indian global politics, how will the young youth help to motivate and put a platform? सर, मैं पत्रकारिता का विद्यार्थी हूँ और मेरा सवाल आप सरकार में भी हैं। मेरा सवाल आपसे है कि विपक्ष के रूप में आप सबसे मजबूत किसको देखते हैं और विपक्ष के किस नेता को आप मानते हैं कि वो एक अच्छे विपक्ष का स्वरूप प्रकट कर रहे हैं? जी बस प्लीज ओवर। हाँ, तो पहला जो अपनी जो सोशल इल्स है उसके लिए आई थिंक दैट द गवर्नमेंट ऑफ कोर्स हैज़ टू डू वॉट एवर इट नीड्स टू डू एज फार एज लॉ एंड ऑर्डर इज कंसर्न, कन्विक्शन इज कंसर्न, बट समाज की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जो एक अच्छा संस्कारित समाज, अच्छे संस्कारित नई पीढ़ी का हम निर्माण करें कि जिसमें ये सब कुप्रवृत्ति या बलात्कार है या चीटिंग है, ऐसी कुप्रवृत्तियों के बारे में मन में ही एक दृढ़ संकल्प हो कि इस रास्ते पे हम नहीं जाए। ऐसी अगर एक समाज की रचना हम करते हैं तो जो यंत्रणा है, शासकीय यंत्रणा, उसके ऊपर भी वो प्रेशर कम हो जाएगा और उसका कन्विक्शन रेट भी बढ़ेगा। दूसरी जो बात है, विपक्षी नेता कई सारे हो गए, मुझे पता नहीं, लेकिन जब तक उनको कहीं ग्रो होने का मौका नहीं मिलेगा तब तक तो वहीं रहेंगे। और आज कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी विपक्ष में दिखती नहीं है कि गांधी परिवार से आगे छोड़कर किसी और को आगे बढ़ाया जाए। तो जब तक वो उनका सवाल है, पार्टी हमारे भाजपा का सवाल नहीं है, तो दे हैव टू फाइंड आउट द आंसर फॉर दिस। तो विजय भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मन को भी अच्छा लगा, और हमारे जितने यहाँ पर विद्यार्थी बैठे हैं, प्राध्यापक हैं, गेस्ट बैठे हैं, सबको अच्छा लगा। जरा बताइए अच्छा लगा क्या? थैंक यू वेरी मच।